हेलो एवरीवन। पर्यावरण भूगोल विषय में आज हम अध्ययन करेंगे पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी शब्द भले ही 19वीं शताब्दी की देन हो, किंतु पारिस्थितिकी जो संकल्पना है, कंसेप्ट जो है, हमारी संस्कृति की दृष्टि से अति प्राचीन है। प्राचीन काल से ही भारतीय ऋषि एवं मनुष्यों ने प्रकृति एवं जीव के अंतर संबंधों को जनमानस का अंग बनाने के लिए विभिन्न प्रतीकों के रूप में धर्म, सामाजिक नियम और आचरण को जोड़ दिया था। जैसे गाय को माता का स्थान प्रदान किया गया, इसके परिणाम स्वरूप हजारों वर्षों से ये जो अंतर संबंध हैं, यानी प्रकृति और जीवों के जो संबंध हैं मानव से, हजारों वर्षों से मित्रवत चले आ रहे हैं। किंतु आधुनिक युग में मानव की प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की आकांक्षा ने इन नियमों और आचरण को त्याग कर केवल भौतिक सुख को ही जीवन का आधार मान लिया। फलस्वरूप प्रकृति और जीव के अंतर संबंधों में क्या हो गई है, विकृति पैदा हो गई है और पारिस्थितिकी की जो संकल्पना है उसका उदय हुआ। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैक्कल ने 1869 में किया गया था और इन्होंने वनस्पति के क्षेत्रों के लिए किया था। हैक्कल द्वारा पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी शब्द की जो रचना है वो ग्रीक भाषा के ओक्योस, जिसका अर्थ होता है आवास, तथा लोगस जिसका अर्थ होता है अध्ययन को मिलाकर की गई। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आवास। आवास किसका, जो जीव जंतुओं प्रकृति का जो आवास है उसका अध्ययन करना। हैक्कल से पूर्व भी अनेक विद्वानों ने अप्रत्यक्ष रूप से पारिस्थितिकी के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। हम्बोल्ट ने बताया था कि पृथ्वी जड़ पदार्थ नहीं है, यानी स्थिर नहीं है। इसी प्रकार कार्ल रिटर ने भी लिखा था कि पृथ्वी धरातल पर विभिन्न तत्वों के स्थानिक वितरण में सामंजस्य होता है। ये तत्व आपस में इतने अंतर संबंधित होते हैं कि उस क्षेत्र को एक विशिष्टता प्रदान कर देते हैं। रिटर महोदय ने बताया कि पृथ्वी उत्पत्ति के नियम मानव नहीं बनाता, बल्कि पृथ्वी के अपने नियम होते हैं जिनका अध्ययन मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। यद्यपि हैक्कल महोदय ने पारिस्थितिकी अध्ययन प्रारंभ किया, लेकिन वास्तव में 1935 में A.G. टेंसले द्वारा जीवमंडल के अध्ययन में पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। टांसले के अनुसार वह तंत्र जिसमें पर्यावरण के जैविक और अजैविक कारक अंतः संबंधित होते हैं क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द था, उसका प्रयोग किसने किया था, A.G. टांसले ने किया था। उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा इस प्रकार से दी थी, वह तंत्र जिसमें पर्यावरण के जैविक और अजैविक कारक क्या होते हैं, अंतः संबंधित, यानी परस्पर संबंधित होते हैं, क्या कहलाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। आर डजोज ने पारिस्थितिकी को इस प्रकार से परिभाषित किया था कि पारिस्थितिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसका संबंध जीवों के जीवन की दशाओं और जिस पर्यावरण में वह
निवास करते हैं उस पर्यावरण तथा उन जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। स्पष्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो जीव और पर्यावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम होती है। जीव और पर्यावरण आपस में जो क्रियाएं करते हैं उसी का क्या है, वो रिजल्ट है, परिणाम है। ये व्यवस्था प्राकृतिक नियमों के तहत विकसित होती है। अतः पारिस्थितिकी के अध्ययन में इसी व्यवस्था के रहस्यों का पता लगाया जाता है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की क्या अवधारणा है। एक भौगोलिक इकाई में निवास करने वाले जीवों और उस इकाई के पर्यावरण के अंतर संबंधों का समयबद्ध और क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र। एजी टांसले महोदय 1935 के अनुसार वह तंत्र जिसमें पर्यावरण के समस्त जैविक और अजैविक कारक आपस में क्या होते हैं, अंतः संबंधित, क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र। कुछ अन्य विद्वानों की परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। R.L. लिंडमन ने पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम की परिभाषा इस प्रकार से दी है। वह तंत्र जो किसी भी परिमाण वाले एक विशिष्ट समय में इकाई में भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित हो, क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। F.R. फॉसवर्ड के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है जिसका संगठन एक या अधिक जीवों तथा उनके प्रभावी पर्यावरण से होता है। ओडम महोदय के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र ऐसे जीवों तथा उनके पर्यावरण की आधारभूत कार्यात्मक इकाई है जो दूसरे पारिस्थितिकी तंत्रों से तथा अपने अवयवों के मध्य निरंतर अंतःक्रिया करते रहते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई होता है जिसका आकार और विस्तार अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एक पारिस्थितिकी तंत्र संपूर्ण भूमंडल पर व्याप्त पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, यानी ग्लोबल इकोसिस्टम हो सकता है, तो दूसरा एक चिड़ियाघर में निर्मित पिंजरे के समान छोटा भी हो सकता है अथवा किसी झील तक भी सीमित हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिकी तंत्र को विभिन्न आधारों पर अलग अलग प्रकारों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऊर्जा के स्रोत के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र। ऊर्जा के स्रोत पर पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम। प्राकृतिक अवस्थाओं के विकसित पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहते हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। ये तंत्र दो प्रकार के हो सकते हैं, स्थलीय भी हो सकते हैं और जलीय भी हो सकते हैं। स्थलीय जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनमें जंगल, घास के मैदान, तालाब, नदी, रेगिस्तान, पर्वतीय क्षेत्र आदि सम्मिलित किए जाते हैं। सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा और स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, खुले सागर आदि सब क्या हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। दूसरा जो ऊर्जा के स्रोत के आधार पर होता है वो क्या होता है, मानव निर्मित या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, मैन मेड अथवा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। मानव निर्मित एवं अनुरक्षित यानी मानव के द्वारा रक्षित तंत्र को क्या कहते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे खेत हो गया, कोई पार्क हो गया, रसोई उद्यान यानी किचन गार्डन हो गया, चिड़ियाघर हो गया, एक्वेरियम हो गया आदि सब क्या हैं, मैन मेड इकोसिस्टम है।
अगला जो वर्गीकरण होता है वो किसके आधार पर होता है? आवास के आधार पर। इसमें दो प्रकार हो सकते हैं, स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी। उपयोग के आधार पर कृषि पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है और अकृषित पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, और विकास के आधार पर प्रौढ़ हो सकता है, अपूर्ण हो सकता है, मिश्रित हो सकता है और निष्क्रिय पारिस्थितिकी तंत्र। अब उसके बाद देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ए इकोसिस्टम। एक पारिस्थितिक तंत्र की संरचना पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं द्वारा होती है। यानी पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं उनकी जो परस्पर अंतःक्रियाएं होती हैं उनके द्वारा एक इकोसिस्टम की संरचना बनती है। जैविक घटक क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त जीवित जीव उस तंत्र के क्या होते हैं? जैविक घटक कहलाते हैं। जितने भी जीवित हैं वो जो है क्या हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ये सभी जीव विभिन्न पारस्परिक अंतःक्रियाओं द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये जीव एक दूसरे से कार्यात्मक रूप से भी जुड़े रहते हैं। अतः किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र से एक प्रकार के जीवों को अलग कर देने पर उस तंत्र के शेष जीवों के अस्तित्व को क्या हो जाता है? खतरा पैदा हो सकता है, जिससे क्या होगा? उस पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ सकता है। जैविक घटकों को उनकी पोषण क्षमता और कार्यशीलता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पोषण क्षमता के आधार पर जैविक घटकों का वर्गीकरण दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है स्वपोषी घटक। स्वपोषी घटक जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। सौर ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा और मृदा से जड़ों द्वारा स्वयं अपना क्या करते हैं? ये भोजन बनाते हैं, स्वपोषी घटक। अन्य शाकाहारी जीवों के लिए भोज्य पदार्थ प्रदान करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में समर्थ हरे पौधे, नील हरित शैवाल, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आदि क्या होते हैं? इकोसिस्टम के स्वपोषी घटक होते हैं। दूसरा क्या है? परपोषी घटक। ये पोषण क्षमता के आधार पर जैविक घटकों का वर्गीकरण है। पहला स्वपोषी और दूसरा क्या है? परपोषी। परपोषी सजीव घटक हैं जो स्वपोषित प्राथमिक उत्पादकों द्वारा प्रदत्त भोजन ग्रहण करते हैं। यानी स्वपोषित ने जो भोजन बनाया उसको ग्रहण कौन करते हैं? परपोषी करते हैं। परपोषी घटकों द्वारा स्वपोषियों द्वारा निर्मित भोजन का उपयोग किए जाने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? उपभोक्ता, कंज्यूमर्स कहा जाता है। आहार ग्रहण करने की प्रक्रिया के आधार पर जो परपोषी घटक हैं इनको तीन भागों में बांटा जा सकता है। यानी परपोषी दूसरे से भोजन ले रहे हैं, यानी स्वपोषी से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वो भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं उस आधार पर इनके तीन वर्ग हैं। सबसे पहले हैं मृतजीवी। मृतजीवी घटक मृत पौधों और जंतुओं से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों को घोल के रूप में ग्रहण करके जीवित रहते हैं। मृतजीवी जो है क्या करते हैं? मृत पौधे और जंतुओं से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों को क्या करते हैं? घोल के रूप में ग्रहण करके जीवित रहते हैं मृतजीवी। और दूसरा क्या है? परपोषी घटक का दूसरा जो है वो क्या है? परजीवी। क्या है? परजीवी। ये घटक क्या करते हैं? अपने भोजन और जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। और तीसरा जो है वो क्या है? प्राणी
समभोजी। ये घटक अपने मुख द्वारा आहार ग्रहण करते हैं। मानव सहित सभी जो बड़े जंतु हैं वो किस वर्ग में आते हैं? प्राणी समभोजी। उसके बाद कार्यशीलता के आधार पर जो जैविक घटक हैं उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? उत्पादक सबसे पहले क्या है? उत्पादक, इनमें सौर ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा और मृदा से जड़ों द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाने वाले पादप हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक। दूसरा क्या होते हैं? उपभोक्ता। ये क्या होते हैं? परपोषी जीव होते हैं जो स्वपोषी पादपों द्वारा निर्मित भोजन ग्रहण करते हैं। ये क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन? उपभोक्ता। उपभोक्ता कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कार्यशीलता के आधार पर हम जैविक घटकों का क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं। तो सबसे पहले उत्पादक, फिर कौन हुए? उपभोक्ता। उपभोक्ता भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला क्या है? शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता। पौधों की पत्तियां अथवा उनके उत्पादों से भोजन प्राप्त करने वाले समस्त जीव जंतु जैसे खरगोश, हिरण, बकरी, गाय, कीड़े, जलीय जीवों में विभिन्न प्रकार के मोलस्क जीव आते हैं। ये क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, पौधों की पत्तियां या उनके उत्पाद को खाते हैं। दूसरा प्रकार जो उपभोक्ताओं का है वो क्या है? मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता। ये शाकाहारी जंतुओं को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इन्हें द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, जैसे मेंढक, बिल्ली, लोमड़ी, कुत्ता, शेर आदि। ये क्या करते हैं? जो शाकाहारी जीव हैं उनको मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और तीसरे जो प्रकार के उपभोक्ता हैं वो क्या हैं? सर्वाहारी या तृतीयक उपभोक्ता। सर्वाहारी कहते हैं या इनको तृतीय। इस श्रेणी में वे जीव आते हैं जो पादपों, शाकाहारी और मांसाहारी जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनमें मानव, बाज, गिद्ध, मछलियां, शेर आदि सम्मिलित हैं, इसलिए इन्हें तृतीय उपभोक्ता या उच्च श्रेणी के उपभोक्ता भी कहा जाता है। और जो तीसरा कार्यशीलता के आधार पर जो जैविक घटक है वो तीसरा क्या होते हैं? अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। इनमें क्या आते हैं? इनमें मुख्यतः सूक्ष्म जीवाणु तथा कवक सम्मिलित होते हैं जो मृत पादपों और जंतुओं सहित जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर अब उनका क्या कर देते हैं? अपघटन कर देते हैं। ये जीव अपघटन की प्रक्रिया में अपना आहार ग्रहण करते हुए जैविक तत्वों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं और प्राथमिक उत्पादकों के प्रयोग हेतु पुनः उनको क्या कर देते हैं? सुलभ करवाते हैं। उपरोक्त जो सभी घटक हैं सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में ये सभी क्या होते हैं? सहायक होते हैं। एक बार यहां देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को। पारिस्थितिकी तंत्र की जो संरचना है उसमें 2 प्रकार के घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है। जैविक घटकों का 2 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, पोषण क्षमता के आधार पर और क्रियाशीलता के आधार पर। पोषण क्षमता के आधार पर स्वपोषी या इनको प्राथमिक उत्पादक कहते हैं और दूसरा कौन होते हैं? परपोषी या उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो परपोषी होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी। उसके बाद अजैविक जो घटक हैं उसमें जलवायु तत्व, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अजैविक घटकों में जलवायु तत्व, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। जैविक घटकों का क्रियाशीलता के आधार पर विभाजन कर सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उपभोक्ता जो हैं
वो 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी। शाकाहारी को हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, मांसाहारी को द्वितीयक उपभोक्ता और सर्वाहारी को तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो ये था जैविक घटक। उसके बाद अजैविक घटक। अजैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हैं जलवायु तत्व, जिसमें सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, जलवाष्प आदि सम्मिलित होते हैं। दूसरा है कार्बनिक पदार्थ, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तरल पदार्थ, इन्हें शरीर निर्माणक पदार्थ भी कहा जाता है। और तीसरा जो है अजैविक घटक वो क्या है, अकार्बनिक पदार्थ, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जल, कार्बन, सल्फर, कैल्शियम, खनिज लवण आदि। ये तत्व पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों के चक्रण में विशेष भूमिका अदा करते हैं और जीवों को क्या करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये थी पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। एक बार शॉर्ट रूप में फिर देखते हैं पारिस्थितिकी इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले जो इकोसिस्टम में की जो संरचना है पर्यावरण के 2 घटकों से बनती है, जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है। उसके बाद जैविक घटकों को हम 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, पोषण क्षमता के आधार पर और क्रियाशीलता के आधार पर। पोषण क्षमता के आधार पर जैविक घटक 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी या इनको क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादक, और दूसरा होता है परपोषी और इनको क्या कहते हैं, उपभोक्ता। उपभोक्ता जो है वो क्या होते हैं, या परपोषी जो हैं वो क्या है, 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी। ठीक है। उसके बाद क्रियाशीलता के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उपभोक्ता जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी। इनको क्रम से प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी को द्वितीयक उपभोक्ता और सर्वहारी को तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो ये थे जैविक घटक। उसके बाद अजैविक घटक। अजैविक घटकों 3 प्रकार के होते हैं, जलवायु तत्व, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ।